हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक नियम। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति की अवस्था में होती है, मोशन स्टेट में होती है, तो उसके मोशन को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मोशन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा जानकारी मैं बता देता हूं कि सर आइजैक न्यूटन, ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस बुक में दिया था, उस बुक का नाम क्या था, यानी कि जिस बुक में न्यूटन्स ने तीनों नियम दिया था उस बुक का क्या नाम है। उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, उस बुक का नाम प्रिंसिपिया है, जिसमें कि न्यूटन्स ने अपना गति विषयक तीनों नियम प्रतिपादित किया था। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स का गति विषयक नियम। तो न्यूटन ने गति विषयक तीन नियम दिए थे, गति विषयक तीन नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, अथवा एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यानी कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था अथवा एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, बाह्य बल आरोपित न किया जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में अथवा एक समान चाल से गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में हो सकता है या ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन के कंडीशन में है तो वह मोशन की कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही होता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम। इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज टू चेंज इट्स स्टेट। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया तीन प्रकार का होता है, जड़त्व तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट हमारा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन।
गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरा होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो किसी भी बॉडी में तीन प्रकार की इनर्शिया हो सकती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिशा का जड़त्व। देखो इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो एक बस है और बस में आप बैठे हो, ठीक है, और बस क्या है, रुकी हुई। अगर बस रुकी हुई अवस्था में है और उस कंडीशन में बस आगे बढ़ती है तो बस तो आगे जाती है लेकिन हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे बॉडी का निचला पार्ट क्या होता है, सीट से कनेक्टेड होता है और बस के द्वारा कनेक्टेड होता है, और जैसे ही बस गतिमान होता है बस के साथ साथ हमारे बॉडी का निचला पार्ट भी गतिमान हो जाता है। लेकिन ऊपर का पार्ट क्या होता है, ऊपर का पार्ट अभी भी विराम जड़त्व की अवस्था में होता है। इसीलिए अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है वो पीछे की वजह से कोई भी झुक जाता है। तो क्या होता है, ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं विराम का जड़त्व। अब चलो जैसे कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आप बैठे हो, अच्छे खासा म्यूजिक बजाते हुए गाना सुनते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है, गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगता है हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही ब्रेक लगता है हमारे बॉडी का निचला पार्ट क्या होता है, ड्यू टू इनर्शिया हमारे बॉडी का निचला पार्ट गाड़ी से कनेक्टेड होने के कारण गाड़ी के रुकते ही रुक जाता है, लेकिन हमारे बॉडी का अपर पार्ट क्या होता है, अब भी मोशन में होता है, अब भी मोशन में होता है, और अपनी मोशन को मेंटेन करने के लिए, अपने मोशन को बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जब किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसमें जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि सपोज करो कि आप एक रोड पे जा रहे हो, किसी कार से जा रहे हो और स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, और जैसे ही आगे आप बढ़ रहे हो एक टर्निंग आ गया, तो टर्निंग में क्या करोगे, गाड़ी को मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे। तो उस कंडीशन में जो इनर्शिया वर्क करता है दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीन प्रकार का हमारा जड़त्व होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो फर्स्ट नियम हमारे ये बताता है। अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को बताता है, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसे इंफॉर्मेशन देता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यह गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो यहाँ से यह क्लियर होता है कि फोर्स क्या है, बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है, वह एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है या अवस्था परिवर्तन करता है, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में कैसे आएगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, या बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट में कैसे आएगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। बात क्लियर हो रही है। तो ये होता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट द फोर्स, यह फोर्स के बारे में बताता है। न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है कि किसी भी बॉडी पर फोर्स कितना लगता है, अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ द ऑन द बॉडी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी, उसको डिस्क्राइब करता है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स और उसके बीच जो लीनियर मोमेंटम है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक कोई बॉडी, सब इस तरह से एक ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, प्रारंभिक वेग u है, और जैसे ही इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसका अंतिम वेलोसिटी v हो जाता है, अंतिम वेलोसिटी v हो जाता है। तो जब इसका वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, रेखीय संवेग भी चेंज होगा। तो
न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू k dp अपॉन dt। ठीक है, अब देखो dp अपॉन dt क्या होगा, dp अपॉन dt का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखो dp अपॉन dt क्या होगा, dp अपॉन dt निकालने के लिए अगर हम लोग इसका इनिशियल मोमेंटम देखें p1, इनिशियल मोमेंटम प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल्स टू mu। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल्स टू mu। किसी भी बॉडी की मास और उसके वेलोसिटी के गुणनफल को उसका मोमेंटम कहते हैं, उसका संवेग बोलते हैं। तो इसका प्रारंभिक वेग u है और इसका द्रव्यमान m है, तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, p इक्वल्स टू mu। अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग कितना हो जाएगा, अंतिम संवेग इसको अगर हम p1 करें यहाँ पर जाए p2, तो p2 क्या होगा m इंटू v। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन क्या होगा, वही हमारा क्या होगा dp। तो अगर हम लोग यहाँ से संवेग परिवर्तन देखें, संवेग परिवर्तन यानी कि हम इसको dp बोल दें तो dp क्या हो जाएगा p2 माइनस p1, इट मीन्स mv माइनस mu होगा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से F इक्वल्स टू k d dt ऑफ mv माइनस mu होगा। यहां से देखो अगर m कॉमन ले ले हम तो क्या हो जाएगा k m d dt ऑफ v माइनस u। और v माइनस u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल्स टू k m। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, v माइनस यू वेग परिवर्तन है और dt क्या है, टाइम में परिवर्तन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट है एंड k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए। यहाँ से क्या क्लियर होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि सेकेंड नियम क्या बताता है कि अगर किसी भी बॉडी का हमको मास दिया हुआ हो और उस बॉडी में हमको एक्सेलरेशन पता हो तो हम उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा F इक्वल्स टू m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है, वस्तु का मास, वस्तु का द्रव्यमान, और a क्या है, उसमें एक्सेलरेशन, उसमें उत्पन्न त्वरण। ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग फोर्स का यूनिट देखें, फोर्स हम लोग क्या देख रहे हैं, F इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा यूनिट क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन। तीसरा यूनिट सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, डाइन क्या होता है, डाइन सीजीएस यूनिट डाइन। तो फोर्स का 3 यूनिट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन एंड डाइन। अब देखो रिलेशन पूछता है कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो 1 न्यूटन में कितना होगा, 10 पावर 5 डाइन। तो डाइन हमारा सीजीएस यूनिट है, न्यूटन क्या है, SI यूनिट है, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m के सिस्टम में यूनिट है। तो हमारा 3 फोर्स के यूनिट हो गए। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान
और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे उसका वेग। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक और भौतिक राशि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आवेग, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगता है, बहुत ही कम समय के लिए लगता है, तो उस कंडीशन में फोर्स और टाइम के गुणनफल को उस पिंड का आवेग कहते हैं। यानी कि आवेग इसको जे से नोट करते हैं। आवेग जे इक्वल्स टू बल एफ इंटू समयांतराल डेल्टा टी, यानी कि जे इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। अब देखो यहां से अगर हम लोग एफ की वैल्यू निकालें तो एफ क्या होता है, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा जे इक्वल्स टू डेल्टा पी। यहां से क्या क्लियर हुआ, यानी कि आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, यानी कि किसी पिंड का आवेग उसमें संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी पिंड का आवेग उसमें संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब आवेग है तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही होगा जो संवेग परिवर्तन का मात्रक होगा। तो संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक तो मात्रक ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा देखो J इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारे दो फॉर्मूले किसके, दो यूनिट किसके लिए हो जाएंगे, आवेग के लिए हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ए हो गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा फॉर्मूला हमारा संवेग का हो गया, मोमेंटम का हो गया, P इक्वल्स टू एम इंटू भी। और तीसरा फार्मूला क्या हो गया, तीसरा फार्मूला हमारा आवेग का हो गया, J इक्वल्स टू एफ इंटू टी। और फोर्थ फार्मूला हमारा हो गया J इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो ये चारों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना, समझ लेना, और इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, तृतीय नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या होता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उस बॉडी पे, वह बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे दो बॉडी है, यहाँ पे अगर दो पिंड है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। ठीक है, दिस इज बॉडी बी। तो अगर बॉडी बी पे फोर्स अप्लाई कर रही है एफ ए बी, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए इज एफ ए बी। ए के द्वारा बी पर अप्लाइड फोर्स एफ ए बी है, तो बी भी ए पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि एफ
बी ए। एफ बी ए क्या है? बी के द्वारा ए पर अप्लाइड किया गया फोर्स। तो दोनों बल बराबर किंतु दिशा में विपरीत होंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अब देखो फोर्स जो दोनों है ना, इसमें किसी भी एक बल को क्रिया बल मान सकते हो और किसी एक को प्रतिक्रिया बल मान सकते हो। ठीक है, अगर ए बी क्या है? क्रिया बल है, तो बी ए क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो जितना ए बी होगा उतना ही बी ए होगा, किंतु विपरीत दिशा में होगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर। बल हमेशा युग्म के रूप में कार्य करते हैं, एंड दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। कहीं पर भी किसी भी कंडीशन पे जहां पर कि फोर्स वर्क कर रहा है, हमेशा फोर्स विल बी इन पेयर। बल हमेशा युग्म के रूप में कार्य करेगा। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल फोर्स। अकेले बल का कहीं भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं है। बल हमेशा पेयर में कार्य करता है। बात क्लियर है? तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है। जैसे कि देखो, कोई रॉकेट जब लॉन्च होता है, जब रॉकेट्स लॉन्च होता है तो रॉकेट क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है, लेकिन उसके प्रतिक्रिया के रूप में हमको क्या मिलता है? जब उसका फ्यूल बर्न होता है, तो फ्यूल बर्न होने के कारण उसमें से पीछे की तरफ क्या होते हैं? फ्यूल्स बर्निंग के जो धुआं होते हैं, ये सब क्या होते हैं? क्रिया। इसको हम मान लें, क्रिया बल मान लें, तो इसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर रॉकेट जाता है। वैसे ही जैसे कि हम लोग अगर किसी नाव को देखें, जो पानी में चलने वाला नाव होता है, जिसको कि हाथ से क्या करते हैं? ड्राइव करके ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने हाथ से एक क्रिया बल लगाते हैं, अपने हाथ से एक क्रिया बल लगाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमको प्रतिक्रिया बल मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ग्राउंड पे चलते हैं, किसी सतह पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो क्या होता है? हम अपने पैरों से अर्थ पर एक क्रिया बल लगाते हैं, एक क्रिया बल लगाते हैं। तो अगर हम क्रिया बल पीछे की ओर लगाते हैं, तो प्रतिक्रिया क्या होता है? हमको आगे की ओर मिलता है। ऐसा नहीं कि हम फोर्स पीछे लगाते हैं तो पीछे जाते हैं, नहीं, फोर्स हम पीछे लगाते हैं तो हम इसके बदले में आगे की ओर जाते हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है? कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों का डायरेक्शन एक अलग अलग होता है। ठीक है, और देखो, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। दोनों अलग अलग पिंड पर कार्य करेगा। एक पर क्रिया बल लगेगा तो दूसरे पर प्रतिक्रिया बल लगेगा। जैसे हम अगर अर्थ पे क्रिया बल लगाते हैं, तो अर्थ क्या करता है? हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाता है। तो इस तरीके से न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या करता है? क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, तो आई होप न्यूटन्स का तीनों नियम आप लोगों को बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू, एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।